Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 8 SSD chapter India after independence. Dear student, in this chapter, yesterday I had discussed about that important points. I had discussed about that the condition when India become न्यू वर्ल्ड कंट्री आई मीन टू से दैट नए राष्ट्र के रूप में जब वो स्वतंत्र हो रहा था और वी आल्सो स्टडीड दैट द प्रॉब्लम्स विच वाज फेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर इन माय लास्ट क्लास आई वाज डिस्कस द फीचर स्पेशल फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन where I discussed that the Indian constitutions given the adult franchises for all citizens of India. It was the one of the great what एक महान काम था ग्रेट वर्क कि हमारे यहाँ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एवरीवन हैव राइट to elect their representative. If we compare this with the other countries like America, like Britain, and such type of others, we find कि वहां पे क्या था. As far as the matter of America, America was very powerful country nowadays. America is a superpower. America is the oldest democratic country. But what happened there? क्या वहां पे लोगों को संवैधानिक अधिकार, वोटिंग राइट्स क्या दे दिए गए ऐसे ही? अगर आप इन चीजों पे विचार करें, इन चीजों पे आप देखें तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका में जो मताधिकार था वो पहले वोटिंग राइट्स जो थे वो पहले सिर्फ मेल को दिए गए और वो मेल जो प्रॉस्परस हों, जो रिच हों, जो एलिट क्लास के हों और देन आफ्टर एजुकेट पीपल को द पर्सन हु आर एजुकेटेड दे एंजॉय द वोटिंग राइट्स देन आफ्टर और फिर एक लंबे संघर्ष के बाद एक लंबी संघर्ष हुई इस अधिकारों के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए वर्कर्स और मजदूरों के द्वारा, किसानों के द्वारा, तब जाके ये अधिकार किसानों और मजदूरों को मिला और फिर कहीं जाकर के अंत में विमेंस महिलाओं को, इट मीन्स अमेरिकन महिलाओं को यह अधिकार मिला. तो आइए बात करते हैं आप किसी चैप्टर पे. इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. And we will read today the topic the constitution making. The constitution's making. As I taught you, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम थी अमेरिका में, क्या था, हमने कंपेयर किया दो कंट्री से, अमेरिका जिसको आप यूएसए कहते हैं और ब्रिटेन और यूके
यूनाइटेड किंगडम, दैट इज इन शॉर्ट यूएसए एंड यूके, और दोनों के कंपैरिजन में हमने क्या पाया? हमने देखा कि एक लंबी चर्चा के बाद जब संविधान का निर्माण हुआ और संविधान बना, तो एक लंबी चर्चा चली, और इस चर्चा की फलस्वरूप क्या हुआ? कहता है कि वोटिंग राइट्स मिले भारतीय नागरिकों को, इंडियंस को। ये वोटिंग राइट्स बिना डिस्क्रिमिनेशन के मिले, जिसमें धर्म को भी, जाति को, क्लास को, जेंडर को, इन चीजों को आधार नहीं बनाया गया, बल्कि इन सभी को कॉमन माना गया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अब आप अगर इन चीजों पे ध्यान देते तो कहता है कि वन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इट्स एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। हम किस चीज की बात कर रहे हैं, किसी की तुलना कर रहे हैं, तो कहता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका क्या मतलब हुआ? कहता है कि जो भी हमारे यहां 21 इयर्स का होगा, मेंटली सही होगा, उसे क्या मिलेगा? उसे वोटिंग राइट्स दिया जाएगा। और कंपैरिजन करता है किससे? अमेरिका से। थोड़ी देर के लिए कंपैरिजन कर लेते हैं। तो क्या अमेरिका में वोटिंग राइट्स लगातार मिल गए? नहीं। पहले किसे मिला? एलिट क्लास को। ये वो क्लास थी जो काफी संभ्रांत थी, पैसे वाली थी, धनी थी। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप में मिला एजुकेटेड पर्सन को। ये सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में किसे मिला? वर्कर्स को। एंड जो वहां पे स्मॉल तबके के लोग थे उन्हें। वो भी एक लंबी संघर्ष के बाद, एक लंबी लड़ाई के बाद। और फोर्थ स्टेप में, ये थर्ड स्टेप है बेटा, एंड देन फोर्थ स्टेप विमेन्स। लेकिन इंडिया में, इन इंडिया कहता है कि यहां पे हमें यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स दे दिए गए भारत में। तो दैट इज द मेजर डिफरेंसेस। बड़ा परिवर्तन है ये, एक बदलाव है। भारत एक लंबी परंपरा में जो इन लोगों ने सीखा, जो इन लोगों ने किया, उसका परिणाम था। अब कहते हैं दूसरा है, हमारे संविधान की जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है? सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर जिसकी बात करते हुए कहता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सेकुलर होगा। उसका आधार सामाजिक समरसता का होगा, यूनिवर्सल पीस एंड हार्मनी पे बेस किया जाएगा। Why the Indian national leader adopted that things? Because they felt कि अगर ऐसा नहीं हो तो भारत की स्थिति कैसी चलेगी। भारत में तो विभिन्न सारे वर्गों के लोग, विभिन्न सारे भाषाभाषी के लोग, विभिन्न सारे मान्यताओं के लोग निवास करते हैं, और इन्हें एक साथ यूनाइटेड करने के लिए, जोड़ने के लिए हमें इस सेकुलरिस्ट विचारधारा को स्वीकार करनी पड़ेगी।
we have to accept the secularist view. This ideology is important for our nation because in India there were so many differentiation between society. There were so many the discrimination. There are the various groups on the basis of religion, caste, class, gender, language, race, and these type of others. कहता है कि हर चीज में, इतनी बड़ी चीजों में आपको परिवर्तन दिखाई देगा, इतने बड़े पैमाने पे लोग आप देखेंगे। तो कहता है कि कैसे इन्हें किया गया। तो भारतीय जो दूसरी विशेषता हमारी थी, सेकेंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन was the granted equality before law. What? The second that was very important. That was the first. And second that was equality before law. इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी हमारे संविधान की। इक्वलिटी बिफोर लॉ कहने से ही ये क्लियर हो जाता है कि अब हम किसी भी धर्म विशेष को, किसी भी जाति विशेष को आधार बना करके स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देंगे। हम जो छूट देंगे, हम जो प्रिविलेजेस देंगे, वो किस आधार पे होगा? वो सारी चीजें राइट टू इक्वलिटी के आधार पे होगी। इक्वल बिफोर लॉ के आइडियल थॉट्स पे बेस होगा। तो संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि तमाम जातियों, धर्मों, किसी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले नागरिकों को कानून की नजर में समान माना जाएगा। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, जैसा कि पाकिस्तान में हुआ कि पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया, एक धर्म विशेष राष्ट्र घोषित कर दिया गया और वहां के माइनॉरिटीज के साथ क्या क्या हुआ किसी से छुपा नहीं। तो भारतीय नेताओं ने, जिसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को डिनाइड किया और उन्होंने कहा कि नहीं, भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता। भारत को हम ऐसा स्वरूप नहीं दे सकते जहां पे धर्म के आधार पे इतनी कट्टरता हो जाए कि दूसरे धर्म के लोगों का जीना दुर्भर हो जाए। आई मीन टू से दैट इट इज द वेरी वर्स्ट कंडीशन फॉर द अदर रिलीजन इफ वी विल एक्सेप्टेड इंडिया एज ए हिंदू नेशन। इसलिए हम कभी भी भारत को हिंदू पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इंडिया कुड नॉट एंड मस्ट नॉट बिकम ए हिंदू, कुड नॉट एंड मस्ट नॉट बिकम हिंदू पाकिस्तान। कभी भी जो भारत है उसको हम ये हिंदू पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। अब मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाई भी बड़ी संख्या में थे। इनके अलावा पारसी, जैन तथा धर्मों के लोग, बौद्ध, विभिन्न धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में, हमारे न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस में इनके लिए क्या प्रोविजन था, क्या व्यवस्था की गई? तो कहते हैं नए संविधान में इन सभी समुदाय के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे, मेजॉरिटी को मिले थे। चाहे गवर्नमेंट जॉब की बात हो या प्राइवेट सेक्टर के जॉब की बात हो या इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, सभी जगह पे इन सभी समुदायों को
एक समान औसत, एक समान आगे बढ़ने के प्रावधान दिए गए थे, जैसा कि हिंदुओं को दिए गए, जैसा कि जो हमारे अन्य धर्म के लोग थे। आई मीन टू से दैट इन इंडिया, नो डाउट टू से दैट कि द इंडिया इज द वे इन हिंदू दे वर इन मेजॉरिटी। कब? उस समय भी और आज भी भारत में एक बड़ी जनसंख्या किसकी है? हिंदुओं की है, इस मेजॉरिटी की है। तो कहते हैं कि इतनी बड़ी जो मेजॉरिटीज है जो इंडिया में आपको दिखाई दे रही है हिंदुओं की, उनको फेवर नहीं किया गया, बल्कि इक्वलिटी बिफोर लॉ के आधार पे सभी को समान अधिकार दिए गए। अब आते हैं थर्ड फीचर पे, बात करते हैं तीसरी विशेषता क्या थी। तो कहते हैं तीसरी विशेषता पे अगर बात करें आप, तो थर्ड फीचर पे अगर आप देखें तो कहता है कि थर्ड फीचर क्या था? कहता है कि a third feature of the constitution was that is offered the special privileges for the special privileges. For poorest and most disadvantaged. Most disadvantaged Indian. यहां पे किसकी बात कर रहा है? ये थर्ड पॉइंट जो है किसकी बात कर रहा है? कि भारत में जो सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप है, उनके लिए क्या प्रोविजन है, उनके लिए क्या व्यवस्था है? तो कहता है कि जो मोस्ट डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, इट मींस एसटी एंड एससी, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रिविलेजेस की बात की गई हमारे संविधान में। दैट वाज द थर्ड फीचर, दैट वाज द थर्ड, और दैट इज अ थर्ड स्पेशल क्वालिटी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के जो गरीब और जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे, जो वंचित तबके के लोग थे, उनके लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। और ऐसी व्यवस्था की गई। भारत के संविधान में उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखा गया। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली जो अनटचेबिलिटी थी, उसे समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 17 पे आप देखिए तो कहता है अस्पृश्यता का अंत, डिक्लाइन ऑफ अनटचेबिलिटी, फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया गया, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के रूप में डाल दिया गया कि भारत के सम्मान को जो कलंकित कर रही थी, जो छुआछूत, जो जाति विभेद, उसे खत्म कर दिया गया। और अब तक जो हिंदुओं के मंदिर में केवल ऊंची जाति के लोग ही जाते थे, नीची जाति के लोगों को जाने की परमिशन वहां नहीं थी। अब ये मंदिर उन सभी लोगों के लिए खोल दिया गया जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था। अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। लेकिन क्या यह सुविधा एकाएक मिल गई? नहीं। इसके पीछे एक लंबा चर्चाएं चली, एक लंबा डिस्कस और डिबेट हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर के लोगों के बीच। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर लंबा डिस्कस डिबेट कर रहे थे, वो यही तय कर रहे थे कि क्या भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली जो अनटचेबिलिटी है,
क्या भारत के सम्मान को जो चोट पहुंचाने वाली जो डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, क्या वो खत्म नहीं होनी चाहिए? और लंबे बहस के बाद संविधान सभा ने यह तय किया कि कुछ सीटें भी लेजिस्लेचर में उनके लिए रिजर्व की जाएंगी। गवर्नमेंट जॉब में भी उनके लिए कुछ सीट, उनके लिए कुछ जगह रिजर्व की जाएंगी, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। कुछ लोगों को दलील थी कि अछूत, जिन्हें अनटचेबल्स कहते हैं, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होती कि वे भारतीय जो प्रशासनिक सेवा है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, उसमें प्रतिष्ठित नौकरियों में वो जा सके। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य एच.जे. खांडेकर ने कहा, एच.जे. खांडेकर का स्टेटमेंट देखिए, कहते हैं कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ये ऊंची जातियां ही जिम्मेदार हैं। आज जो हमारे डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम यहाँ के लोग ही हैं, अपर क्लास के लोग। ये अपर क्लास के लोगों की जब तक सोच नहीं बदलेगी, इन लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो खांडेकर ने कहा कि हमें हजारों सालों तक दबा के रखा गया, आप लोगों ने हमें अपनी सेवाओं में लगाए रखा, हमें इस कदर दबाया कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और नहीं हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। एक मार्मिक अपील थी खांडेकर की। दैट वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। इफ यू विल रीड योर बुक, कहते हैं कि a third feature of constitution was that is offered special privileges for the poorest and most disadvantaged group, for the depressed class people, depressed class Indian. The practice of untouchability, described as a slur and blot on the fair name of India, was abolished. Hindu temple, previously open to only the higher caste, were thrown open to all, including the former untouchables. After a long debate, the Constituent Assembly also recommended that a certain percentage of state in legislature as well as job in government be reserved for member of the lowest caste. It had been argued by some that untouchables, or as they were now known, Harijan candidates, did not have the good enough grade to get into the prestigious Indian administrative service. But as one member of the Constituent Assembly, H.J. Khandekar argued that what I discussed with you. H.J. Khandekar, who questioned for their own people. It was the upper caste. What is argued? He argued in Constituent Assembly that he passed out comment that it was the upper caste who were responsible for the Harijan being unfit today. Addressing his more privileged challenge, Khandekar said, "We were suppressed for thousands of years. You engaged us in your service to serve your own ends and suppressed us to such an extent that neither our mind nor our bodies and nor even our heart work, nor are we able to march forward." वही चीज है जब वो कह रहे हैं कि अब ये समय है जब हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल सकते। हमारे दिमाग
ही केवल कमजोर नहीं हुए, हमारा शरीर भी क्या हुआ, कमजोर नहीं हुआ, बल्कि हमारा हृदय भी अब काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम है। और ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? कहते हैं ऐसी स्थिति में स्पेशल प्रिविलेजेस हमें मिलना चाहिए। तो जो उनकी डिमांड थी वो अपनी जगह सही थी। अब यहां पे एक क्वेश्चन होता है, अब यहां पे जो खांडेकर कह रहे थे क्या वो सही था? द डिमांड ऑफ द खांडेकर, इट वॉज राइट? व्हाट यू फील? खांडेकर जो बातें कह रहे थे वो सही थी। क्यों? क्योंकि खांडेकर ने यहां जिन बातों पे जोर दिया वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी, एक यूनिक चीज थी। कैसे? As you know that in India there were the 27% people who called depressed nowadays. Even the government provided a lot of facilities. But what happened? Their condition that will change. क्या चेंज हो जाएगा उनका कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रिविलेजेस? और दैट हैड चेंज, क्या बदल गया? No doubt to say that government tried to change the lifestyle of that peoples. Government tried to provide him the lot of facilities. But it is very strange matter with us that we are observing कि उनके साथ आज भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उनकी कंडीशन आज भी अच्छी नहीं हो सकी है। अब कहते हैं उसके बाद, along with the former untouchables, the Adivasi or scheduled tribes were also granted reservation in seats and job like the scheduled caste. These Indians too had been deprived and discriminated against. The tribals had been deprived of modern health care and education, while their lands and forest had been taken away by more powerful outsiders. The new privileges granted them by constitutions were meant to make the amends for this. We are discussing the two groups. Before, we are discussing the condition of the scheduled caste, but we never forget that other groups who lived in society or in forest, their condition was also not so good. They were tribal people. Tribal people के साथ क्या हुआ? There is no need to explain. If you have remembered Forestry Act, if you have remember the various local revolts, Ho Vidroh, Munda Vidroh, I hope we had read the chapter, I think in history, Dikus and the, what was chapter which is given in our book, which we read, हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर, आपकी हिस्ट्री में है, आई थिंक चैप्टर नेम, लेट मी सी द tribals, Dikus and the vision of golden age. Tribals, Dikus and vision of golden age. In that chapter we discuss about the revolt of the Dikus. क्यों हुआ ये? क्योंकि उन्हें जंगलों से निकाला जा रहा था, उनके ऊपर फॉरेस्ट्री एक्ट थोपी जा रही थी, उनके ऊपर तमाम सारे प्रोविजंस डाल दिए गए, बेचारे मजबूर थे वो। तो कहता है कि इनके लिए भी संविधान में स्पेशल प्रिविलेजेस किया गया। जो आदिवासी या अनुसूचित जाति की तरह ही इन्हें भी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से जो वंचित थे, उनकी जमीन जंगल पर समुदाय बाहरी ताकतवर लोगों का जो कब्जा हो रहा था, संविधान ने उन्हें भी नए अधिकार देने के लिए
कुछ नियम बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन में, लेजिस्लेचर में उन्हें भी पावर दिया गया, उन्हें भी वो अधिकार दिए गए। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब यहां पे 3-4 चीजें कि व्हाट इज द थॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर अबाउट द डिप्रेस्ड क्लास पीपुल एंड ट्राइबल पीपुल। दोनों के साथ उनके क्या विचार थे, वो क्या सोचते थे, इन्हीं चीजों पे हम लोगों ने बात की। आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन योर नेक्स्ट क्लास, योर क्लास where we will read that this chapter, what the India after independence। और तब वहां हम देखेंगे कि किस तरीके से ये बदलाव हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।